आज की जो आपकी शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्कशीट आई है वो हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ संस्थाओं का कामकाज पर आधारित है। दिनांक 6 अक्टूबर 2020, कक्षा 9th। विद्यार्थी का नाम जहां सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे, शिक्षक का नाम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का नाम जो आपको ये विषय पढ़ाते हैं। साथ ही आपकी वर्कशीट नंबर 40 नीतिगत फैसलों की प्रक्रिया। हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ की सरकार कहा जाता है। जब आप देश की सरकार के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब आप राष्ट्रीय स्तर की सरकार या केंद्र सरकार या संघ सरकार के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों में मुख्य भूमिका निभाने वाली कुछ संस्थाएं होती हैं। पहली संस्था है आपकी विधायिका। यहाँ बेटे जो आपको चित्र दिखाया गया है इसे आप पार्लियामेंट, संसद के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। दूसरी आपकी जो है संस्था वो है कार्यपालिका। इसी के ही अंदर जो कानून बनाए जाते हैं, जो हमारे मंत्री होते हैं वो उन कानूनों का पालन करवाते हैं। तीसरा है आपका न्याय। ये जो चित्र आप देख रहे हैं बेटा, ये हमारी न्यायपालिका का फोटो या चित्र है। जो सरकार कानून बनाती है वो कानून सही है या गलत, इसका फैसला कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका करती है। अगर उसे लगता है सरकार के द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो वो उस कानून को समाप्त भी कर सकती है, सरकार को उसे वापस लेने के लिए या उसमें परिवर्तन करने के लिए भी कह सकती है। आगे है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। हमें जो ये संस्थाएं हैं, चाहे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमें इनकी आवश्यकता क्यों होती है? सरकार पर नागरिक की सुरक्षा का, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। ये सरकार का कर्तव्य है कि वो अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा भी दें, उनकी शिक्षा का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वह कर इकट्ठा करके सेना, पुलिस तथा विकास कार्यों पर खर्च करती है। हम बेटा जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर आप देखा करो टैक्स लिखा होता है, यानी हर वस्तु के अंदर जब हम वस्तु कोई भी खरीदते हैं उसमें कुछ हिस्सा हमारा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है। और सरकार जो वो टैक्स इकट्ठा करती है उस पैसे का इस्तेमाल वो सेना पर, पुलिस पर और अपने देश के विकास कार्यों पर खर्च करती है। इस तरह के कामों को विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किया जाता है ताकि लोकतंत्र ठीक ढंग से काम कर सके और बड़े फैसले लेने में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल हो सके। जो टैक्स सरकार इकट्ठा करती है, जो हमारे विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है, उसके लिए भी विभिन्न संस्थाएं हैं जो इन काम को देखती है कि ये पैसा सही ढंग से सही जगह इस्तेमाल किया जाए। इन संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति जी औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन है, सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारी। नेक्स्ट है बेटा प्रधानमंत्री। सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका होती है और ये राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं कि किसको मंत्री बनाया जाए, यानी कार्यपालिका के अंदर किन किन मंत्रियों को शामिल किया जाए। यहाँ जो आप चित्र देख रहे हैं बेटा, ये हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का चित्र है, श्री नरेंद्र मोदी जी। यही जो है कार्यपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका के अंदर जो मंत्री है उनकी नियुक्ति में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है आपका संसद, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। अगर हम ये बात करें, अभी हमने चित्र यहाँ पर देखा संसद का, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं इसी के अंदर ही बैठते हैं। हमें पता है संसद के दो अंग हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। यहाँ पर जो लोग जिनको आप चुनते हैं, जो भी 18 वर्ष से बड़ी आयु के व्यक्ति है अपने देश में, वो वोट डालकर लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। साथ ही राज्यसभा के जो हमारे लगभग 250 सदस्य हैं वो भी यहीं पर ही बैठते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं
यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो संसद के जो फैसले हैं वो इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। अगर हम देखें बेटा, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो पहले उसे लोकसभा में पास किया जाता है, फिर राज्यसभा उसे पास कर देती है और उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास आता है। जब राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी है और इसी के बाद वो फिर कानून बनता है और लोग उसका पालन करते हैं। आगे हम बात करेंगे लोकसभा बनाम राज्यसभा की। हमारे संविधान में लोकसभा को राज्यों के संबंध में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अन्य अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार जो है वो लोकसभा के पास ही होते हैं। आइए देखें कैसे। अभी हमने बात की कि हमारी जो संसद है उसके अंदर दो सदन होते हैं बेटा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। जो हमारी राज्यसभा है वो अपर सदन है, उच्च सदन है, बड़ा सदन है, और जो हमारी लोकसभा है वो हमारा निम्न सदन है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो लोकसभा के पास हैं, लेकिन अगर हम देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में से ताकतवर कौन है तो हम ये देखते हैं कि लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। कैसे, आइए हम देखें कि किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच अगर कोई मतभेद हो जाता है तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। हमारी जो लोकसभा है बेटा उसमें 545 सदस्य हैं और जो हमारी राज्यसभा है उसमें 250 सदस्य होते हैं लगभग। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो हमारी लोकसभा अगर किसी बिल को पास कर देती है उसके बाद वो राज्यसभा के पास आता है, लेकिन अगर मतभेद हो तो संभावना किसकी होती है? ज़्यादातर संभावना यहाँ पे लोकसभा की बनती है या उसी को ही प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। पैसे के मामलों में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक ही अपने पास रख सकती है या सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझावों को माने या ना माने। बेटा सबसे पहले लोकसभा के पास जो बजट का मतलब रुपए पैसे का जो भी बिल होता है वो उसके पास आता है लोकसभा के पास विचार करने के लिए। लोकसभा ने उस पर विचार किया और उसे पारित कर दिया कि हाँ इतना पैसा इस विभाग पर खर्च किया जाना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास आता है। अगर राज्यसभा को लगती है कि नहीं ये राशि ज़्यादा है, इसमें कटौती की जानी चाहिए, या ये राशि कम है इसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए, तो वो केवल अपने सुझाव दे सकती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकती। अपने सुझाव उसने दिए, उसके बाद वो बिल वापस से लोकसभा में आता है बातचीत के लिए या चर्चा के लिए। अगर लोकसभा के सदस्यों को लगा कि नहीं इसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो वो उसे वैसे का वैसे ही दोबारा से पास करके जो है राज्यसभा को देती है। अब राज्यसभा के पास उसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक उस बिल को अपने पास रख सकती है विचार विमर्श करने के लिए, और उसने जो सुझाव दिए हैं उसे मानना या ना मानना लोकसभा की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अगर हम यहाँ पर दोनों की तुलना करें तो हम ये देख रहे हैं कि निम्न सदन होने के बावजूद भी लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। जब हम चुनाव के अंदर वोट डालते हैं तो जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो आपको देखिएगा लोकसभा के अंदर अपना पहले एक जो है नेता चुनते हैं जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादातर अभी तक प्रधानमंत्री आपको जो है वो लोकसभा में से ही चुनकर आते हैं या बनाए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा में 545 सदस्य हैं, लोकसभा में उनको बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य ये कह सकते हैं कि उनको मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद से अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ेगा, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार नहीं है। अगर संसद के अंदर जो हमारी लोकसभा है उसे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी और इसकी कार्यपालिका सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है, अगर आधे से ज़्यादा सदस्य ऐसा कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी और उसकी कार्यपालिका को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है।
लेकिन यही बात अगर राज्यसभा के सदस्य कहते हैं तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आओ बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देश की केंद्र सरकार से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख संस्थाओं के नाम बताइए। आंसर, हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को केंद्र या संघ सरकार कहा जाता है और इसकी 3 संस्थाएं हैं। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका कानून का पालन कराने वाली संस्था और न्यायपालिका कानून की सही समीक्षा करने वाली संस्था। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है? नीचे पैराग्राफ देखो बेटा, इसी में ही आपका आंसर है। हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता इसलिए है, सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं आदि मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वो टैक्स इकट्ठा करके पुलिस विकास कार्यों पर खर्च करती है और इस तरह से वो कामों को जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये किया जाता है ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सही ढंग से काम कर सके। साथ ही बड़े फैसले लेने में भी देश के प्रमुख अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, संस्थाओं के प्रमुख निर्णय लेने में कौन कौन अपनी भूमिका निभाता है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम ये देखते हैं कि संस्थाओं में निर्णय लेने वाले प्रमुख अधिकारी, नंबर 1 राष्ट्रपति जी, जो कि औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। नंबर 2 प्रधानमंत्री जी, सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति जी को सिफारिश कर सकते हैं। तीसरा है हमारी संसद, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी संसद के फैसले इनकी मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है बताइए। लास्ट पैराग्राफ देखो बेटा, लोकसभा बनाम राज्यसभा, तो इसमें आप यही बताएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में निम्न अंतर है। नंबर 1, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद होगा तो लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। सेकंड पॉइंट, पैसे के मामले में लोकसभा द्वारा पारित बजट या कानून को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और सुझाव दे सकती है, जबकि लोकसभा को अधिकार है कि वो उन सुझाव को माने या ना माने। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, साथ ही सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। यदि लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य ये कह दें कि मंत्रिपरिषद पर उनका विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ता है, जबकि राज्यसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं।